क्या आप भी चक्कर खा जाते हैं जब भी आपको करनी होती है पास्ट की बात? क्या आपके भी दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं या फिर आप परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि क्या लगेगा, डू, डज या डिड, या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी जब कभी भी आपको पास्ट की यानी कि माजी की बात करनी होती है? तो क्या आप भी इस मुश्किल में फंसे हुए हैं? क्या आपको भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब भी आप अपने माजी के बारे में या फिर जब आप कभी कोई किसी भी तरह की पास्ट की स्टोरी को बताना चाहते हैं? तो क्या आप भी परेशान हो जाते हैं? तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज की जो हमारी ये वीडियो है वो इसीलिए है, ठीक है, ताकि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये बिल्कुल ही जड़ से कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट पर। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम, योर इंग्लिश मेंटोर। वेल, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंसेस की। बेसिकली टेंसेस हैं क्या और किस तरह से इनको 12 टेंसेस में डिवाइड किया गया है, तो चलें देखते हैं। तो बेसिकली टेंसेस होते कितने, देखें। टेंसेस समझ लें ये एक दरख्त है, ठीक है, इट इज़ अ ट्री। अब इसकी 3 ब्रांचेस हैं। हाउ मेनी? देयर आर 3 ब्रांचेस, ठीक है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं। जैसे एक ले लें प्रेजेंट, एक हो गई प्रेजेंट, ठीक है, एक हो गई पास्ट और एक हो गई फ्यूचर, ठीक है। ये एक दरख्त है, इस दरख्त की 3 शाखें हैं। पहली शाख प्रेजेंट, ठीक है, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ये 3 शाखें हो गई। अब इन 3 शाखों के 4 फल हैं, यानी कि इन तीनों शाखों पर 4 फल लगे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि इन तीनों पर जो 4 फल लगे हुए हैं वो तीनों के पास सेम फल हैं, यानी कि प्रेजेंट के पास जो फल है वही पास्ट और फ्यूचर के पास भी है, ठीक है। तो वो 4 फल जो इन तीनों ब्रांचेस पर यानी कि शाखों पर लगे हुए हैं वो कौन से हैं, तो बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है इंडेफिनिट, ठीक है, ये हो गया पहला फल यानी कि फ्रूट, जो प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट है, पास्ट का भी इंडेफिनेट है और फ्यूचर का भी इंडेफिनेट है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का इंडेफिनेट सेम है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है ज़माने में फ़र्क है। मैं सिर्फ फ्रूट सिर्फ समझाने की गर्ज से कि ये 12 कैसे हुए, ठीक है। वैसे टेंसेस तो 3 ही हैं, ज़माने 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनको 12 में कैसे डिवाइड करते हैं तो वो देख लें। इंडेफिनेट आ गए तीनों के। फिर इसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस। इसी तरह से नंबर 3 पर है परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है। फिर जो लास्ट फल इन तीनों के पास होता है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो लास्ट फल हमारे पास मौजूद है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले हम प्रेजेंट का इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट की जो फर्स्ट ब्रांच है या फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट का इंडेफिनेट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर का इंडेफिनेट।
जब ये इनडेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा फिर इसी तरह से प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस और फ्यूचर का कंटिन्यूस, फिर इसी तरह से बाकी ये जो दो और शाखें हैं इनको भी पढ़ेंगे। तो 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4, ये हो गए हमारे 12 टेंसेस। तो चलें बढ़ते हैं आगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मगर आज वो सारी की सारी कंफ्यूजन्स हम इस वीडियो लेक्चर में दूर करेंगे। तो वो है पास्ट इंडेफिनेट का टॉपिक। ओके, पास्ट इंडेफिनेट। वेल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा पास्ट इंडेफिनेट को समझाने से पहले, कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं शायद आप लोगों को पता ही होगा, गालिबन पता होगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने स्कूल टाइम पीरियड में भी सब ने पढ़ी ही होंगी कि वर्ब की जो है वो मुख्तलिफ 3 फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली 3 तो नहीं होती हैं, 3 से ज़्यादा हैं। तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स पर। और बहुत ही जल्द पास्ट इंडेफिनेट के बाद मेरी कोशिश है कि मैं फॉर्म ऑफ वर्ब पर वीडियो बनाऊं, जिसमें आप लोगों को फॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाऊंगा, कि मतलब एक फॉर्म को यानी कि बेस फॉर्म को आप कैसे सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट पर। तो वो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है तो आप भूल जाएं कि आप पास्ट इंडेफिनेट को एक्यूरेटली, परफेक्टली या फिर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से, सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। आप जब कभी भी पास्ट इंडेफिनेट को बोलना चाहेंगे, ठीक है, तब आप पास्ट इंडेफिनेट में यकीनन गलतियां जरूर करेंगे। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती या आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद वर्ब की फॉर्म्स पर भी वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स जो वर्ब की फॉर्म को बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए लगती हैं या इस्तेमाल होती हैं, वो सारी ट्रिक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोगों को उन फॉर्म्स को पढ़ने में, समझने में, याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि क्लियर है कि आपको अगर पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करना है या फिर अगर आप अपने पास्ट की, माजी की, गुजरे हुए टाइम की जो कोई भी बात आप करना चाह रहे हैं, उसको बताने के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती तो फिर आप पास्ट इंडेफिनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अपने पास्ट की किसी बात को इंग्लिश में बता पाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट के यूज पर, यानी कि यूजेज पर, इस्तेमाल पर, कि कब, कहां, किन सिचुएशंस में हम पास्ट इंडेफिनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसके 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहला जिसकी हम बात करते हैं वो है, ठीक है, यूजेज नंबर 1, we use it for an action which started and finished in the past at any specific or particular टाइम। ठीक है भाई। तो पास्ट इंडेफिनेट का जो पहला यूज है वो आप लोगों के सामने है। वी यूज इट फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट
एट एनी स्पेसिफिक और पार्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पर टाइम से हमें कोई गर्ज, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर है, यानी कि स्पेसिफिक है, मखसूस है, एक खास टाइम की बात हो रही कि किसी खास टाइम में फला काम या कोई काम हुआ। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा यूजेज पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी। और सबसे पहले आप यूजेज को देख लें। यहां पर बात कर रहा है एन एक्शन, ठीक है। जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो यही है कि क्या हम पास्ट इंडेफिनिट से रेगुलरिटी को बता सकते हैं, या फिर ऐसा एक्शन, ऐसा काम, जो काम हमने बार बार या रिपीटेडली एक्शन या रिपीटेड एक्शन जो हमारे पास्ट में रेगुलरली यानी कि रोजाना एवरीडे बेसिस पर होता था, क्या हम उस काम को बता सकते हैं? तो भैया जी बता तो सकते हैं, लेकिन वो सेकंड यूज पर जब मैं आऊंगा तो तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर एन एक्शन की बात हो रही है। एन एक्शन यानी कि एक काम, ठीक है। कोई भी एक काम, कोई भी एक काम कब पास्ट के अंदर ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर खत्म कब हुआ, वो भैया पास्ट ही में खत्म हो गया, जिसका प्रेजेंट से यानी कि अभी से, इस वक्त से, ये जो मोमेंट चल रहा है, इससे कोई वास्ता, कोई लिंक, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऐसा एक काम जो पास्ट में एक बार हुआ, ठीक है, ऐसा एक काम जो पास्ट में एक बार हुआ, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम पर शुरू होकर खत्म हो गया। तो इस टाइम लाइन से जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये है नाउ, यानी कि अभी जो मोमेंट चल रहा है, इसके बाद वाला सारा फ्यूचर है, लेकिन इससे पहले का जो कुछ भी है ये सब का सब आपका क्या है, पास्ट है, ठीक है। ये सब आपका पास्ट आ गया, यस। अब नाउ से यानी कि अभी से हमारा कोई भी लिंक या कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, अब चाहे वो कल हुआ, चाहे ये आज सुबह हुआ, ठीक है, या फिर कल हुआ, या फिर 2 दिन पहले हुआ, 1 हफ्ता पहले हुआ, 1 महीना पहले हुआ, 1 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, ठीक है, या फिर 1000 साल पहले हुआ, 500 साल पहले हुआ, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर कोई सा भी काम जो पास्ट में एक बार हुआ, उन तमाम तर कामों को अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो वो हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट की मदद से, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये ग्लासेस खरीदे। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि मैंने ये ग्लासेस कितनी बार खरीदे। मोस्ट डेफिनेटली एक बार खरीदे। अब मैंने इस ग्लासेस के जो प्राइस हैं वो पे किए, ठीक है, पैसे दिए। कितनी बार पैसे दिए भाई? एक बार दिए। तो पास्ट में अब ये किसी पार्टिकुलर टाइम पर, टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी एक मखसूस टाइम पर, उस एक मोमेंट में, एक लम्हे में, ठीक है, ये काम शुरू हुआ, मतलब ये खरीदने का काम शुरू हुआ, और ये खरीदने का जो काम है वो खत्म भी हो गया, क्योंकि मैंने खरीद लिया, मैंने पैसे दिए, मैंने खरीद लिया, तो भैया ये काम शुरू हुआ और शुरू होकर ये पास्ट ही के अंदर खत्म भी हो गया। यहाँ पर आप जैसे मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काम शुरू हुआ और शुरू होकर ये काम खत्म भी हो गया, यस। तो इस तरह के तमाम तर काम जो भी हैं, आप इनको पास्ट इंडेफिनिट की मदद से इंग्लिश में बआसानी बोल भी सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और भी मिसालें ले लें, जैसे कि भाई मैंने ये टी शर्ट खरीदी, तो कितनी बार खरीदी भाई? एक बार खरीदी, ठीक है। कितनी बार पैसे दिए? एक ही बार पैसे दिए। जैसे मैंने बाल कटवाए, ठीक है, तो कितनी बार कटवाए? एक ही बार कटवाए, ठीक है, मैंने बाल कटवाए, गॉट इट। या फिर हमने जो है वो नई कार खरीदी। अब नई कार कितनी बार खरीदी भाई? एक ही बार खरीदी, ठीक है। या फिर संडे की बात करें या वीकेंड की बात करें कि भैया इस वीकेंड हमने रसमलाई खाई, ठीक है। अब रसमलाई कितनी बार खाई आपने? पास्ट में एक बार, संडे वाले दिन आपने खाई, एक बार, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पहला यूज है वो ये कहता है कि भैया एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और शुरू होकर पास्ट ही के अंदर खत्म हो गया, उसका अभी से कोई लेना देना
नहीं है जो स्टार्ट हुआ फिनिश हुआ पास्ट के अंदर किसी पार्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, स्पेसिफिक मखसूस टाइम पर। टाइम से हमें कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऐसा काम जो शुरू होकर पास्ट में ख़त्म हो गया। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो भाई कितनी बार एडमिशन लोगे, एक ही बार लिया, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक ही बार लोगे। यस, जैसे आपने ग्रेजुएशन के या ग्रेजुएट के आपने पेपर्स दिए, एग्जाम्स दिए, तो कितनी बार दिए भाई, आपने एक बार दिए। जब आपने एक बार वो काम किया तो आप किससे बताओगे इंग्लिश में, पास्ट इंडेफिनिट से। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को, सिचुएशन को आपने जहन में रखना है कि इस्तेमाल कब होता है, ठीक है। उर्दू के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैं आ रहा हूं उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ भी कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड यूज पर। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेकंड यूज होता है वो हमें पास्ट की डेली रूटीन को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। पास्ट की डेली रूटीन को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इतना ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं होता है डेली रूटीन को बताने के लिए। बजाय पास्ट इंडेफिनिट के, इंस्टेड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, द पीपल टेंड टू यूज यूज टू, ठीक है। लोग क्या करते हैं, तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं यूज टू को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट भी आप लोगों को ये हक देता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के जरिए से भी आप अपनी पास्ट की डेली रूटीन को बता सकते हैं। अब डेली रूटीन वो सारे के सारे काम जो पास्ट में आप रेगुलरली, ठीक है, मतलब रोजाना आप किया करते थे। जैसे हम जब छोटे थे तो स्कूल जाया करते थे, ठीक है, और खेला करते थे, गली में खेला करते थे, ठीक है, और पड़ोसियों की घंटी बजाकर भाग जाया करते थे। तो ये पास्ट की डेली रूटीन है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आप पास्ट की डेली रूटीन को पास्ट इंडेफिनिट से बताना चाहते हैं तो आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले मैं एडवर्ब्स लिख देता हूं, जैसे एवरीडे, ठीक है, ऑलवेज, ऑफ्टन, ठीक है, यूजुअली, समटाइम्स, ठीक है, अलोंग अगो, या फिर कोई इस तरह का आपके पास क्लोज आ जाए जो वेन से शुरू हो। व्हेन आई वॉज, ठीक है, व्हेन आई वॉज 15 years old, ओके, व्हेन आई वॉज 15 years old आई रोड बाईसाइकिल, ठीक है। जब मैं 15 साल का था तो मैं बाईसाइकिल यानी कि साइकिल चलाया करता था या चलाता था। मैं साइकिल चलाता था जब मैं 15 साल का था, व्हेन आई वॉज 15, ठीक है। तो ये दो यूजेस हैं पास्ट इंडेफिनिट के, लेकिन जो मेन यूज है वो ये है। लेकिन ये भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, टर्म है, ठीक है, शर्त है, ठीक है। और वो शर्त ये है कि भैया फिर आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप ये बता पाएंगे कि भैया आप पास्ट में रेगुलरली, मतलब बार बार ये एक्शन रिपीट हो रहा था, वो आप बताने के लिए आपको एडवर्ब्स को लगाना पड़ेगा। तो आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट की डेली रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना यूज टू है, यूज टू से हम पास्ट की डेली रूटीन जो है वो बताते हैं इंग्लिश में, और वुड के ज़रिए भी हम जो है वो पास्ट की डेली रूटीन को इंग्लिश में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यूजेज आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके फार्मूलेशन की तरफ, ताकि हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट, मतलब सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। वेलकम बैक।
चलें बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की, कि अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो आप लोगों को जहन में रख लेनी है। जब आप इस बात को जहन में रख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रामर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि प्रेजेंट से अगर आप पास्ट में जा रहे हैं, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, या अपने प्रेजेंट के सेंटेंसेस को पास्ट के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की मैं थोड़ी सी बात करता हुआ चलूं, फिर बकाया जो डिटेल्स हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप फॉर्म ऑफ वर्ब की वीडियो को मिस ना कर पाएं। ठीक है भाई, तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स की मैं कुछ बात करूंगा। जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमें पता है कि भाई बेसिकली 3 हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है, डू, डिड, डन, ठीक है, ड्राइव, ड्रूव, ड्रिवन, ठीक है, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, ठीक है, गिव, गेव, गिवन, ठीक है। ये सब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं इनमें से वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म, ठीक है, याद रखो कि जब कभी भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट की, मौजूदा जमाने की जब हम बात करेंगे, तो मौजूदा जमाने की बात करने के लिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी हमें पास्ट की बात करनी, ठीक है, व्हेनेवर वी वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट, जब कभी भी हमें पास्ट की बात करनी है, माजी की, गुजरे हुए ज़माने की अगर हमें बात करनी है, तो हमें हमेशा 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 वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें सेकंड फॉर्म नहीं आती तो हम पास्ट के बारे में इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं भाई। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपने रट्टा लगा लेना है, जहन में बिठा लेना है, जहन में बिठा लें कि जब कभी भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए, इसका मतलब आप समझ लें कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो आपने सुना कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो समझ जाएं कि जो बोलने वाला है वो पास्ट की बात कर रहा है, या फिर जो राइटर है, लिखने वाला है, वो भी पास्ट ही की बात कर रहा है। इसका पता हमें किससे चला? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये बनी ही पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। ठीक है, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स में, तो ये बनी ही पास्ट ही की बात को करने के लिए है। तो बहरहाल बढ़ते हैं आगे हम सेंटेंसेस की तरफ। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि जुमले को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, ठीक है, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नहीं आता, यानी कि इनकार नहीं होता, किसी चीज़ से हम मना नहीं करते, या फिर सवाल नहीं होता, सवालिया जुमला नहीं होता। ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव यानी कि इकरारिया जुमला कहते हैं। तो हमें पता है कि सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट की जब कभी भी हम बात करेंगे तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? हमें शाबाश वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो भाई हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया और अंदाज़ा हो जाए। जैसे कि आपका वर्ब है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, इसी तरह से गिव की सेकंड फॉर्म गिव। ठीक है, फिर टेक की सेकंड फॉर्म टुक। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। ठीक है,
और राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोड और ड्राइव, तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव। ठीक है, ये कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आ गए जो कि इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, रेगुलर नहीं हैं। अब ये रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हमें पास्ट की बात करनी है तो हमारा इनसे, यानी कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, इनसे हमारा कोई कनेक्शन जो है वो फिलहाल कब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है। मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की फिलहाल बात कर रहा हूँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर जब आएंगे तो तब हम बात करेंगे, ठीक है, उनकी। फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा इन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म्स हैं, इनसे कोई लेना देना, कोई वास्ता, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है। यहां पर आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नेम, ठीक है, कोई भी नाम आ जाए, तब भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे देख लें, शी, शी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो गिव ले लेते हैं। जैसे गिव, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या है, गिव, शी गेव, फिर ऑब्जेक्ट मी ₹100, शी गेव मी ₹100, शी गेव मी ₹100। अब सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, फिर इसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं ये यहां तक समझ आ गया होगा। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे बराबर से कोई गुजरता है तो भैया हमें जो उनका परफ्यूम होता है उसकी स्मेल आ रही होती है। जैसे भैया जो यूज़ करते हैं परफ्यूम की स्मेल, जो नहीं यूज़ करते हैं तो भैया आप समझ गए होंगे कि कौन सी स्मेल, ठीक है। तो स्मेल क्या या फ्रेग्रेंस जो है वो फील होती है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार जब मैं घर आ रहा था तो मैंने जो है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू महसूस की, कब, पास्ट में, ठीक है, कब, पास्ट में। तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, गॉट इट। आई फेल्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस व्हाइल आई वाज कमिंग होम, गॉट इट। व्हाइल आई वाज कमिंग होम आई फेल्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस, गॉट इट। उम्मीद करता हूं अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेगेटिव पर, ठीक है। नेगेटिव पर जाने से पहले एक और वर्ब मैं लिखना चाहूंगा जिसकी सेकंड फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। डू, डू का मतलब होता है करना, ठीक है, डू का मतलब होता है करना। तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड। डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड। अब ये डू डज, हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो तब हमें डू और डज की जरूरत पड़ती है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इनको डू और डज को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। लेकिन जब ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होंगे, जब हम इनको मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल करेंगे तो तब ये डू अपने मायने देता है, जैसे डू का मतलब कोई काम करना। लेकिन जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो भैया तब इसका मतलब करना नहीं होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डू का मतलब एज अ हेल्पिंग वर्ब, जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो डू का मतलब करना नहीं है, वो सिर्फ आपको पहचान करवा रहा है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो डू आ गया, डू फर्स्ट फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव पर, फार्मूले पर। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा जो डू है। डू जैसे प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यानी कि डू, ठीक है, और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैं आप लोगों को याद करवा चुका हूं, बता चुका हूं, जहन में दोबारा से बिठा लें, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में हम डू रखते हैं। अब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डू की सेकंड फॉर्म को रख देंगे। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है भाई, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो यहां पर रख दिया हमने डिड, ठीक है। अब यहां पर रख दिया डिड तो फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आएगा, ठीक है। नोट के बाद
यहाँ पर जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो करते हैं ये, ठीक है, कि यहाँ पर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर वो सेकंड फॉर्म जानते हैं तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और जो जानते नहीं है तो भैया वो तो बरी ज़िम्मा है, मतलब उनको तो टेंशन ही कोई नहीं है कि भाई चाहे फर्स्ट लगा दो सेकंड लगा दो बस सब सही है, उनके लिए घोड़ा गधा सब मिक्स है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी हाँ, याद रखें कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी, एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझें कि आप घर से निकले, ठीक है, घर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ठीक है, रास्ते में किया आपने 100 रुपये खर्च। यहाँ पर, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि आपके पास 100 रुपये की एक ही नोट है, ठीक है, वो आप घर से निकले, आपने यहाँ पर जो है वो आपके पास, मतलब घर से निकले आपके पास 100 रुपये की नोट है, ठीक है, वो लेकर चले, और जब अगले दिन आप घर से निकले तो कुछ दूर चलते ही, ठीक है, यहाँ घर से निकले और कुछ दूर चलते ही आपने किए 100 रुपये खर्च, यानी यहाँ पर आपके पास आ गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। जैसे कि मैंने बताया कि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो भैया यहाँ पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है ऑलरेडी। तो आपके पास जो एक 100 रुपये की नोट थी वो आपने यहाँ पर खर्च कर दी। जब आपने यहाँ पर 100 रुपये अपने खर्च कर दिए तो मुझे बताएं, जब आप आगे जाएंगे तो क्या आपके पास यहाँ पर 100 रुपये खर्च करने के लिए हैं? जी नहीं, नहीं है, नहीं है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। समझाने की गर्ज से मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, वरना आसान लफ्ज़ों में या ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो भैया यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ चुकी है। तो इंग्लिश का एक रूल है, इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, और वो रूल ये है कि अगर शुरू में यानी कि सेंटेंस के इब्तिदा में ही, बिगिनिंग में ही कोई चेंजिंग हो जाती है तो आगे जाकर चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर चेंजिंग हो गई है भाई, यानी कि यहाँ पर हम पहले ही सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी सेंटेंस का, यानी कि शी गेव मी ₹100, इसका नेगेटिव क्या होगा फार्मूले के हिसाब से हम बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रख दिया सब्जेक्ट, ठीक है, फिर फार्मूला कह रहा है डिड, फिर इसके बाद नॉट। अब डिड नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर हमने जो वर्ब लगाया है वो है गेव, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म गेव की फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? तो गेव की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गिव, ठीक है। तो अब हम यहां पर गेव रखेंगे या गिव रखेंगे? मोस्ट डेफिनेटली गिव रखेंगे। शी डिड नॉट गिव मी ₹100। She did not give me ₹100। ठीक है भाई, देखें अफर्मेटिव में गिव सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में गिव फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म पहले ऑलरेडी आ चुकी है, फिर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इंट्रोगेटिव के फार्मूले पर आ जाते हैं कि भैया अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? क्योंकि डिड पहले आ चुका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। तो पहले आ जाएगा डिड, ठीक है, फिर आ गया शी, डिड शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, डिड शी गिव मी ₹100। Did she give me ₹100? तो ये आ गया आपका अफर्मेटिव फार्मूला और सेंटेंस, नेगेटिव का फार्मूला और सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का फार्मूला और सेंटेंस।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म वाला जो भी मिक्सचर है या फिर जो सर का दर्द है वो क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को अब अच्छे से जहन में बैठ गया होगा कि ये जो कन्फ्यूजन है फर्स्ट सेकंड फॉर्म वाली, तो भैया अगर सेकंड फॉर्म आपके पास नहीं है, सेकंड फॉर्म्स नहीं आती, तो आप पास्ट इंडेफिनिट कतन अन यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं बना पाएंगे। वेल उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं उर्दू ट्रांसलेशन की, इस तरह के सेंटेंसेस की, या फिर अगर आप उर्दू के हिसाब से, उर्दू या हिंदी के हिसाब से सोचते हैं तो फिर आप कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को पिक करके उनको ट्रांसलेट करेंगे, या फिर किस तरह से उनको पढ़कर समझ कर जो है वो इंग्लिश में बोल सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता चलूं, लेकिन ये बताना जो है मैं ज़रूरी समझता हूं कि भैया अंग्रेज़ों को इससे कोई कंसर्न, कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया आप उर्दू में क्या सोचते हैं, क्योंकि उर्दू की ग्रामर या हिंदी की ग्रामर, उर्दू हिंदी की ग्रामर बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उर्दू हिंदी अपनी जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनसे चलती है, और इंग्लिश जो है वो अपनी ग्रामर के मुताबिक चलती है। तो इन दोनों लैंग्वेजेस को हम वर्ड टू वर्ड या एग्जैक्टली या फिर बिल्कुल एक्यूरेटली डिट्टो जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का भैया ग्रामेटिकल पैटर्न यानी कि ग्रामर ही अलग है दोनों की। तो उर्दू में सोचने वालों के लिए, उर्दू या हिंदी मीडियम में सोचने वालों के लिए, तो भैया मैं बता दूं आप लोगों की आसानी के लिए कि इस तरह के सेंटेंसेस या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के एंड में जो है वो कुछ यूं इस तरह के सेंटेंसेस या साउंड आते हैं, जैसे अलिफ छोटी ए बड़ी ए, या फिर अलिफ छोटी ए बड़ी ए के बाद था, थी या थे। अच्छा, अब ये था, थी या थे को लेकर मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि जब कभी या कहीं पर भी भैया था, थी या फिर थे देख लेते हैं तो वो समझते हैं कि भैया ये वॉज वर है। तो वॉज वर नहीं है भैया, हर जो है वो चमकती चीज़ सोना नहीं हो सकती है। इसी तरह से हर था, थी या फिर थे वॉज वर नहीं हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया था, थी, थे पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू में आएगा कि नहीं आएगा। जी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और एक और उर्दू ट्रांसलेशन जो इसकी पहचान है वो डेली रूटीन के लिए, ठीक है, वो डेली रूटीन वाले यूज़ के हिसाब से जैसे अगर होगा तो वो होगा ता, था या फिर ती, थी या फिर ते, थे, ठीक है, ठीक है। जैसे मेरे अब्बू हर रोज़ फ्रूट लाते थे हर रोज़, एवरी डे, ठीक है। माई फादर बोट फ्रूट एवरी डे, ओके। माई फादर ब्रॉट फ्रूट एवरी डे, तो एवरी डे माई फादर ब्रॉट फ्रूट, गॉट इट। या फिर मैं हमेशा वक्त पर पहुंचता था, ठीक है। आई ऑलवेज अराइव्ड ऑन टाइम, आई ऑलवेज अराइव्ड, अराइव की सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, आई ऑलवेज अराइव्ड आई ऑलवेज अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। मैं हमेशा वक्त पर पहुंचता था, ठीक है, कब, पास्ट में। और अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी इनकी जो है वो पहचान होती है उर्दू हिंदी में। जैसे भाई उसने खाया, हमने लिया, दिया, बेचा, खरीदा, ठीक है। हम आए, वो गए, ठीक है। उन्होंने कहा, हमने सुना, ठीक है। उन्होंने कहा, सो दे टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म दे टोल्ड। हमने सुना, वी लिसन्ड, ठीक है। लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन्ड, वी लिसन टू देम, यस। हमने सुना, उन्होंने देखा, हमने जो है वो खरीदा, उन्होंने बेचा। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह की जो भी उर्दू ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन होती है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट के ज़रिए से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन मैं दोबारा बताता चलूँ, अंग्रेज़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया आप उर्दू में या हिंदी में कैसे या क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। उनके जहन में यूजेज जो है वो यूज़ जो है,
कि भाई पास्ट इंडेफिनेट के लिए ये सिचुएशन चाहिए, इस तरह की सिचुएशन होगी, यानी कि पास्ट का कोई ऐसा काम जो पास्ट में एक बार हुआ, या फिर कोई ऐसा काम जो हर रोज हुआ करता था मगर उसको आप बताओगे तो एडवर्ब की मदद से, या फिर पास्ट में कोई ऐसा काम जो एक बार हुआ पास्ट में किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर शुरू होकर ख़त्म हो गया, बस उनके लिए ये अहम है। और हम जो है अगर उर्दू और हिंदी मीडियम के हिसाब से सोचते हैं तो फिर ये ट्रांसलेशंस भी आ गई हैं। उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जो है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि हमने जो है वो व्हाट्सएप पर कन्वर्जेशन ग्रुप्स बनाए हैं आप लोगों के लिए कि ग्रामर और वोकेबलरी तो आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड हो रही है वीडियोस के थ्रू। तो अगर आप फ्री कन्वर्जेशनल जो है वो क्लासेस या ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके आप जो है वो उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो जो एक अप्रोप्रिएट फ़ी है जो टाइम की, ठीक है, तो वो फ़ी पे करके आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज के इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, तो भैया करो ना कमेंट, हैं तो करो कमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।